सार्थक एकेडमी की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि ट्रेडिशनल जीएस और करंट अफेयर्स में कैसे संबंध स्थापित होता है। पहले पड़ाव पर चलते हैं और बिना समय बर्बाद किए आज की जो सबसे बड़ी घटना है उस पर नजर डालते हैं। परीक्षा की दृष्टि से पुरस्कारों का, किताबों का, उनके रचनाकारों का बड़ा महत्व होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इसी श्रृंखला में एक अहम पड़ाव है। पिछली बार के वीडियो में मैंने बिहारी पुरस्कार का जिक्र किया था, इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार का जिक्र कर रहा हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा ही दिया जाता है, जिसकी स्थापना 12 मार्च सन 1954 को हुई थी। रविंद्र भवन इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। 22 भाषाएं तो आपने भी पढ़ी हैं। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2020 में जो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये 1 जनवरी 2014 के बाद और 31 दिसंबर 2018 के पहले प्रकाशित हुई रचनाओं के लिए दिया गया है। 1 लाख रुपए, ताम्र फलक और साल इसके तहत दिया जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें जो जल्दी चेंज नहीं होने वाली हैं, इनको अलग डायरी में लिखें और जो चेंज होता है उनको आप अलग नोट्स में बनाएं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ये पूंजी बनी रहेगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, 22 के 22 या 24 के 24 पुरस्कार हमको नहीं रखने, लेकिन कुछ मोटे फैक्ट पर नजर डालनी है। इस बार 7 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह पर, 4 उपन्यास पर, 1 महाकाव्य और एक संस्मरण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, महाकाव्य की श्रेणी का पुरस्कार वीरप्पा मोइली की रचना, वीरप्पा मोइली से आप भी परिचित होंगे। ये पुराने पिछली सरकार मोदी गवर्नमेंट के पहले जो यूपीए की सरकार थी, उसमें कांग्रेस की तरफ से मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे। उनकी रचना रामायण अन्वेषण को भी साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। इस बार भी इनकी एक रचना को पुरस्कृत किया गया है और इनकी रचना महाकाव्य श्रेणी में पुरस्कृत की गई है। इनकी रचना का नाम है बाहुबली अहिमास दिग्विजयम। ये कन्नड़ भाषा की रचना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बाहुबली अहिमास दिग्विजयम कन्नड़ भाषा की रचना है, जिसे ये पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार संस्कृत भाषा से है। महेश कुमार गौतम साहब को ये पुरस्कार दिया गया है और उनकी रचना है वैशाली। आंग्ल भाषा के लिए या इंग्लिश के लिए यह पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, जिनकी रचना है गॉड इज ए ट्रेवलर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कृत की गई है और रचना है गॉड इज ए ट्रेवलर। सबसे महत्वपूर्ण हिंदी है। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अनामिका जी को दिया गया है और इनकी रचना है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ये 2014 में प्रकाशित हुई थी। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य से जुड़ता है। मुझे उम्मीद है कि साहित्य अकादमी की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रहेंगी और इसे विधिवत आप लिपिबद्ध करके याद करेंगे। दूसरी आज की महत्वपूर्ण घटना है 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाना। दुनिया की आधी आबादी अगर पिछड़ी हो तो पूरी दुनिया का विकास संभव नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में नारी का बड़ा महत्व है। यत्रि नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता जैसे कई स्लोगन्स दिए जाते हैं, पर आज भी नारियों के प्रति शोषण के रिकॉर्ड बताते हैं, अत्याचार के रिकॉर्ड बताते हैं कि आज भी दोहरी मानसिकता के लोग इस सृष्टि की संरचना को बिगाड़ने में पूरा प्रयास करते हैं। नारी को मजबूत बना के ही अबला से सबला बनाया जा सकता है और इसी दिशा में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमेशा चिंतन किया है।
8 मार्च को चुनने के पीछे भी एक कारण है। सन 1908 में न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए और खासतौर से वर्किंग प्लेसेस अधिकार के लिए, जहां वो काम करती थी, अधिकार के लिए आवाज उठाई। तब से ही मार्च माह को महिला सशक्तिकरण के रूप में चिन्हित किया जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 1975 में पहली बार पूरे वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया और इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक निर्णय लिया कि 8 मार्च को, जिस दिन उन 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया था, उस दिन को प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने कब मनाया? 8 मार्च को मनाया। इस बार जो महिला दिवस थी उसकी थीम, जो मेन विषय है, वो था लीडरशिप को बढ़ावा देते हुए इक्वली लाया जाए फ्यूचर में और कोविड-19 के वर्ल्ड में उन्हें सहभागिता दी जाए, उन्हें दोयम दर्जे का ना समझा जाए। इस थीम पर आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बेहद महत्वपूर्ण है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। शुरुआत इसकी 1908 में पहली बार हुई, लेकिन 1909 से हमने इसको मनाना शुरू किया। 1975 में यूएनओ ने 8 तारीख को घोषित किया और तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है वो है वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अगली महत्वपूर्ण घटना है सुशील कुमार, जिन्हें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल पहली बार जब चुनाव हुए नागापट्टनम में, तो उसे राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 के अनुरूप नहीं माना गया। सरकार ने इनके चुनाव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए फिर से नई दिल्ली में चुनाव आयोजित हुए और इस बार फिर से सुशील कुमार को चुना गया। सुशील कुमार ने ओलंपिक में 2 बार भारत के लिए पदक भी जीता है। तो सुशील कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। ये महत्वपूर्ण घटना है, इसे याद रखना है। हम और आप विधिवत इस तथ्य से परिचित हैं कि कोविड-19 के दौर में वर्चुअल वार्ता का दौर जारी है, क्योंकि दुनिया सामरिक महत्व के बिना नहीं चल सकती। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही समकक्ष स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन से वर्चुअल शिखर वार्ता की और दोनों देशों के आपसी संबंधों पर गहन विचार विमर्श किया गया। यहाँ ध्यान देना होगा कि स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है, इसे नॉर्डिक देश भी कहते हैं। ये डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के साथ चिन्हित किया जाता है। 5 देशों का समूह आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहे जाते हैं। स्वीडन के नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री 2014 में स्वीडन की यात्रा भी कर चुके हैं। स्टीफन इसी क्रम में भारत की यात्रा पर 2016 में जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा था, तब भारत की यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच आपसी निवेश, व्यापार, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने को लेकर एक समझौते हुए। इसी क्रम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने आपसी सहमति 5 मार्च को इस शिखर वार्ता के द्वारा जाहिर की और ये दृढ़ संकल्प लिया कि इसे और अधिक बढ़ाएंगे। अब रोचक तथ्य ये बनता है कि दोनों देशों की कंपनियों का रेशियो क्या है, कितनी कंपनियां स्वीडन की भारत में कार्यरत हैं और भारत की कितनी कंपनियां स्वीडन में कार्यरत हैं। तो 250 कंपनियां स्वीडन की भारत में कार्यरत हैं, मतलब भारत में 250 स्वीडन की कंपनियां कार्य कर रही हैं, निवेश कर रही हैं।
जबकि 75 कंपनियों ने स्वीडन में निवेश किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारा स्वीडन से नाता किस स्तर का है। अगली महत्वपूर्ण घटना की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। 15 अगस्त 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आजादी के मूल्य को नई पीढ़ी को, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है और खास तौर पे उस डेकेड में हुआ है जब भारत ने उन्नति करना बड़ी तेज प्रारंभ किया, अर्थात 1991 के बाद उन्हें आजादी के मूल्यों से परिचित कराने के लिए एक महा उत्सव का प्रारंभ किया जा रहा है। 5 मार्च को ही इसका श्री गणेश हो चुका था। 5 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार ने 259 विशिष्ट लोगों की एक समिति का गठन किया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि पूरे वर्ष भर अर्थात 15 अगस्त 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महोत्सव मनाए जाएंगे भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, उसका दिशा निर्देशन ये 259 लोग 259 लोग ही करेंगे। इसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। उनमें पहला नाम पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2 उप प्रधानमंत्री, 2 पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी शामिल हैं। भारत के पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी और यूपीए की अध्यक्षा, कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल हैं। इन नामों के साथ साथ प्रतिष्ठित खेल जगत के हस्तियां और कलाकार जगत से भी सम्मानित और महान हस्तियों को शामिल करके एक समूह बनाया गया है जिनके निर्देशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महोत्सव मनाया जाएगा। हम सबको पता है कि 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक कर के उल्लंघन के लिए दांडी मार्च शुरू किया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। दांडी मार्च को ही नेपोलियन के मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने तुलना भी की थी। दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल को नवसारी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर, नमक कानून को तोड़कर इसका सूत्रपात, नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए 12 मार्च की तिथि को ही प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव प्रारंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन चुना। इस महोत्सव से तात्पर्य नवयुवकों को और पूरे राष्ट्र में ये माहौल बनाया जा सके कि जब 15 अगस्त 2022 को हम अपनी 75वीं जयंती मनाए तो हम आजादी के मूल्यों को भी जान सकें। सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि उस संघर्ष को भी हम नमन कर सकें जिनके कारण हमें आजादी मिली। इस संबोधन के दौरान भी प्रधानमंत्री ने राजनीतिक, सामाजिक सुधार और क्रांतिकारी मूल्यों का भी जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, इस्माक बिस्मिल्लाह साहब और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले का भी उल्लेख किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, श्याम कृष्ण जी वर्मा का भी उल्लेख करके उन्होंने उदारवादी, उग्रवादी चरण को भी जोड़ने का प्रयास किया और बताया कि वैचारिक ओलंपिक की मसाल को आपने देखा होगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप को सौंपी जाती है। ठीक उसी तरह भारतीय आजादी को भी सामाजिक धार्मिक सुधार से लेकर आजादी मिलने तक जो वैचारिक आयाम जगह जगह दिए गए, उसके कारण हमने अपनी मजबूरियों, अपनी संकटों से उबरकर एक सशक्त भारत के निर्माण का जो संकल्प किया उसे 75वें वर्ष में पूर्ण कर सके, ये लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री ने इसका संबोधन इन्हीं मूल्यों पर आधारित करके दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 15 अगस्त सन 2022 में
जब 75 वर्ष पूरे होंगे तो ठीक उसी के 75 महीने पहले, माफ करिएगा 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव की शुरुआत हुई। साबरमती में गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस पदयात्रा को झंडी दिखाई और इसी के साथ देश के कई राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, इन कई राज्यों में एक साथ पदयात्रा शुरू हुई। ये पदयात्रा भी 6 अप्रैल को पूरी होगी, जैसे गांधी जी की 6 अप्रैल को पूरी हुई। मुझे उम्मीद है अमृत महोत्सव के इस फैक्ट से आप जुड़ पाएंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जरूर याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस समसामयिक बिंदुओं से आपको परीक्षा में उपयोगी तथ्य मिलेंगे, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और सार्थक अकेडमी का साथ देने के लिए, लगातार बने रहने के लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।